हेलो साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का क्या नाम है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होती है, ठीक है ना? तो चलिए हम पहले जानते हैं कि सेल क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ सेल। ये क्या होती है दोस्तों? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका क्या होती है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि घर या मकान किससे बना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि या मकान घर या मकान किससे बना होता है, तो आप में से कुछ लोग कहोगे कि घर या मकान जो होता है दोस्तों, वो बना होता है दीवारों से। बात तो सही है। घर या मकान किससे बना होता है? दीवारों से। चलो बात सही है। अगर मैं ये पूछूं कि दीवार किससे बना होता है, तो आप कहोगे दीवार तो हमारे घर में जो दीवार बनी है वो ईंट से बनी है। और किससे बनी है? सीमेंट से। दीवार किससे बनी है? ईंट से बनी है। दीवार किससे बनी है? ईंट से बनी है। और किससे बनी है? सीमेंट से बनी है। अच्छा, मैं पूछूं कि सीमेंट का क्या काम है? सीमेंट का काम क्या है? सीमेंट का काम है दीवार में ईंटों को जोड़ना। जैसे मान लीजिए एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में क्या कर देंगे? सीमेंट भर देंगे। और दीवार कैसे बनेगी? ऐसे ढेर सारी ईंटें आपस में जोड़ेंगी और बीच में सीमेंट भराएगा और दीवार बन जाएगा। देख पा रहे हैं? मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखिए, ये दीवार हमारा ऐसे बन जाएगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि घर या मकान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ईंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ईंट। अगर ईंट नहीं होगा तो क्या दीवार बन पाएगी? नहीं। अगर दीवार ही नहीं बनेगी तो घर भी नहीं बनेगा। मतलब घर को या मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? ईंट होती है। मतलब ईंट जो है वो बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट है। मतलब बिना ईंट के तो घर ही नहीं बन सकता है, क्योंकि ईंट को मिलाएंगे तो दीवार बनेगी और दीवार को मिलाएंगे तो घर बनेगा। बात सही है। इसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है उसके मिलने से टिश्यू बनता है। सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ठीक है ना? और टिश्यू के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। टिश्यू के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कहें या कहें बॉडी, ऑर्गेनिज्म कहें या कहें बॉडी। तो आप समझ पा रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार घर या मकान को बनाने के लिए ईंट जरूरी है, बिना ईंट के तो दीवार नहीं बनेगी और दीवार के बिना घर भी नहीं बनेगा, उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना सेल के ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारा प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, ठीक है ना, चाहे फंगस हो, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वो किससे बनता है? सेल से बनता है। मतलब बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता है। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट बोलते हैं। बेसिक यूनिट। सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सेल। बिना सेल के ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के मिलने से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। सेल के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म।
तो आपको समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है। जिस प्रकार घर या मकान को बनाने के लिए ईंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या जरूरी है, सेल जरूरी है। बात समझ में आ गई आपको? इतना समझ में आ गया कि क्या जरूरी है, सेल जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सेल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रहा है, तो चलिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो किससे बना होता है, सेल से बना होता है। यानी सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब सेल जब रहेगा तभी ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसीलिए हम सेल को कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल से ही सारे काम होते हैं। सेल जो होता है उसमें रिस्पायरेशन हो सकता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकता है। मतलब सेल में सारे फंक्शन हो सकते हैं। कोई भी सेल रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। मतलब जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं एक सेल कर सकता है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cell is the cell is the basic cell is the basic structural cell is the basic cell is the structural cell is the structural cell is the structural and functional cell is the structural and functional unit of an organism। समझ में आए? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये भी कहते हैं, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल जरूरी है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्टिविटी होती है वो सेल के माध्यम से ही होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल ऑर्गेनिज्म all organisms are composed of cell। all organisms are composed of cell। ये समझ में आया? अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उनमें सारी एक्टिविटी सिंगल सेल में ही होती है। उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पैरामीशियम, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पैरामीशियम है। ये क्या है, पैरामीशियम है। ये यूनिसेलुलर है। ये बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। मतलब ये एक ही सेल के बने हैं और इनके बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटी इसी सेल के अंदर हो जाएगा, तो इनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अर्थात ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हैं और उनमें सारी एक्टिविटी सिंगल सेल में ही हो जाती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पे है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे को बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके बने होंगे, सिंगल सेल के बने होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके बनेंगे, सिंगल सेल के बनेंगे। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन सेल। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल क्या है, आपके सामने है, इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट, ह्यूमन, प्लांट, ये क्या है, मल्टीसेलुलर है।
इंसेक्ट, ह्यूमन, प्लांट, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब वो अकेले कहीं भी रह सकते हैं और अपने जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो ज़रूरी है बॉडी को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, उन सारी एक्टिविटी को उन्हीं सेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर capable of independent existence और क्या कह सकते हैं, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग द essential function of लाइफ। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और अपने लाइफ को चलाने के लिए जो भी इसेंशियल फंक्शन है, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उन सब को कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की मदद के। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जिनमें एक सिंगल सेल कंप्लीट होती ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। जैसे वायरस इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। वायरस जो होता है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि जो वायरस होता है जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, अर्थात होस्ट के जब बाहर होता है, तो ये नॉन लिविंग होता है। और नॉन लिविंग क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। लेकिन जब ये वायरस होस्ट पर अटैक करता है, जब ये वायरस किस पर अटैक करेगा, होस्ट पे अटैक करेगा, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट में डालेगा और इसके साइटोप्लाज्म को यूज करेगा। मतलब वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। कब नॉन लिविंग होगा, जब होस्ट के बाहर होगा। लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर आता है ये लिविंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो मतलब जो वायरस है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, होस्ट पर। मतलब वायरस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन जो लिखा गया है ये वायरस के रिस्पेक्ट में ही लिखा गया है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी वायरस जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड होता है अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था पूरा टोटल सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि सेल क्या होती है, सेल के टाइप क्या क्या है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा सेल का बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने इसेंशियल फंक्शन को जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी अपना अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे वायरस हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के बारे में, जिससे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हिस्ट्री मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कि
जो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था, तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवर्ड बाई, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। और कहाँ से किया था, कॉर्क सेल से किया था। रॉबर्ट हुक ने कहाँ से किया था, कॉर्क सेल से किया था। और ये कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है। ये कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड सेल होती है, ठीक। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था, उसको किया था रॉबर्ट हुक ने। कहाँ से किया था, कॉर्क सेल से किया था। और कॉर्क सेल कहाँ होती है, कैसी होती है, डेड सेल होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई, यानी फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक। अब बात करते हैं न्यूक्लियस को किसने खोजा था, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को किसने खोजा था, तो न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। देखिए इसमें भी रॉबर्ट है, इसमें भी रॉबर्ट है, लेकिन अगर रॉबर्ट ब्राउन होगा तो वो न्यूक्लियस की खोज करेगा। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, जैसे ये मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। और फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कहाँ से किया था, कॉर्क सेल से किया था। और कॉर्क सेल कैसी होती है, डेड सेल होती है। ओके दोस्तों, तो ये था सेल के बारे में। अगली वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद,